स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये तो जान लिया भाई स्टैटिस्टिक्स क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्यों कर रहे हैं, सबकी डेफिनेशन देख ली, सारा कुछ देख लिया। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानने की बारी आ गई है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो लैटिन वर्ड स्टेटस या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका या जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स या फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक जो भी है भाई इससे आया है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। कुछ लोग इसको डेटा और फैक्ट की तरीके से देखते हैं, कुछ लोग इसको स्टडी ऑफ नंबर देखते हैं। जैसे कि फॉर अ क्रिकेट फैन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बस उसके नंबर्स है, रन्स है, और वो एनवायरमेंटलिस्ट के लिए वो फिगर्स ऑन पॉल्यूशन लेवल, और स्टॉक ब्रोकर के लिए नंबर है जो कि कितना प्राइस चेंज हुआ वो बता रहा है। तो एवरेज पर्सन परसीव स्टैटिस्टिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर। कोई भी एवरेज में कोई भी पर्सन है तो वो स्टैटिस्टिक्स को कैसे देखता है कि ये क्या है, इसमें नंबर्स है, अलग अलग ग्राफ्स है, टेबल्स है, चार्ट्स है, अलग अलग तरीके के डेटा के लिए। पहले स्टैटिस्टिक्स को जो है ना मेनली यूज करते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए अबाउट पीपल्स इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, लोगों के इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के ऊपर डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले के समय में स्टैटिस्टिक्स को ये समझा जाता था। पर जैसे जैसे समय बढ़ गया ना वैसे वैसे स्टैटिस्टिक्स का स्कोप भी बढ़ गया। कुछ समय के लिए स्टैटिस्टिक्स को जो है एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता था, लेकिन अब तो ये फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है। मतलब अभी इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं, अपने आप में ही एक पूरा होल चीज है ऐसा। और अभी के समय में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ साइंस ही नहीं है, बट इसमें सारे के सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो आते हैं। देखो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी वो चीज है जिसको हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यानी कि वो चीजें जिसको हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लव, ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। ये क्या है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, मतलब इस पे नंबर्स नहीं बोल सकते। हम कितने ब्रेव है नहीं पता, हम कितने ऑनेस्ट है नहीं पता, नंबर में नहीं बताया जा सकता है। तो ये जो है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है। बट क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जिसको हम रैंक्स दे सकते हैं, हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में आते हैं। बड़ी इसमें से देखना इसका ऑर्डर नहीं दिया आपने तो। अच्छा वाह, बहुत समझदार हो तुम तो ये तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना प्रिसाइज वे में इतना आसान नहीं है। अलग अलग ऑथरों ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान देके उसके लिमिटेशंस को सबको ध्यान में रख के डेफिनेशन बनाया है, और कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में समझाया है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दो तरीके से, एक प्लूरल सेंस में है और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, नंबर्स के कलेक्शन का, न्यूमेरिकल फैक्ट के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हम लोग प्लूरल सेंस बोलते हैं। सिंगुलर सेंस में क्या होता है, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज करो, प्रेजेंट करो, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करो। डेटा कलेक्ट कर लिया, वो कौन सा है, प्लूरल सेंस है। डेटा कलेक्ट करना सिर्फ क्या है, प्लूरल सेंस है। पर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब तुम तुम्हारे डेटा को टेबल फॉर्म में बना रहे हो, टेबल फॉर्म में बना दिया, उससे कोई ग्राफ बना दिया, अब उसको तुम देख के इंटरप्रेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, वो सारी बातें किसके अंदर आती है, सिंगुलर सेंस के अंदर आती है। और डिटेल में देखते हैं। तो प्लूरल सेंस जिसको न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल डेटा भी बोल सकते हैं, तो प्लूरल सेंस में ए.एल. बाउडी ने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, अगर किसी भी जगह पे आप इंक्वायर कर रहे हो, कहीं से भी आप डेटा ऑब्टेन कर रहे हो, तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोला गया है कि बस आज जो भी फैक्ट है उसको नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यूल और कैंडल के वर्ड्स में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। क्या बात है, क्या बात है, लाइन पढ़कर मेरे को तो मजा आ गई कि क्वांटिटेटिव डेटा कैसे अफेक्ट होता है, कितने लेवल तक अफेक्ट होता है बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब कि अलग अलग चीजों के कारण डेटा अफेक्ट होते रहते हैं। तो वो सारी चीजों को पढ़ना ही क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है ऐसा। पर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर हॉरेस सैक्रिस्ट ने दिया है। इनके हिसाब से प्लूरल सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। एग्रीगेट समझते हो ना, एक जगह पे जमा कर दिया, कलेक्ट करना कहीं। तो ग्रुप या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है जिसको जो अफेक्ट हो जाता है बार बार मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से, उसको नहीं, एग्रीगेट मतलब ज्यादा नहीं, एग्रीगेट का यहाँ पे मतलब होता है कलेक्शन या ग्रुप ऑफ फैक्ट ऐसा। यहाँ पे इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैक्ट या कलेक्शन ऑफ फैक्ट। किस तरीके से एक साथ जो ग्रुप है फैक्ट का जो हमने कलेक्ट किया है, वो जो कि अफेक्ट होता है अलग अलग चीजों से, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो या उसको इन्यूमरेट करते हो। इन्यूमरेट करना मतलब एस्टिमेट करना, कि आप उसमें एस्टिमेशन करते हो कुछ स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से, उसको सिस्टमैटिक मैनर में भी कलेक्ट करते हो। और आप कलेक्ट क्यों करते हो, आपका कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है इसके लिए, कि आपको कोई चीज के ऊपर पहले से बात पता करनी है, तो इसलिए आप करते हो। कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन ऐसे नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ चलो सबकी इनकम पूछ के आता हूँ, नहीं,
कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है कि पहले से हमारा कोई पर्पस होता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसमें कंपैरिजन करते हैं ऐसा। फॉर एग्जांपल डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ 11th क्लास ऑफ स्कूल, तो ये सारा क्या है उस तरीके से। तो डेटा दैट इज स्टैटिस्टिक्स, डेटा दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज मार्क्स स्कोर एग्रीगेट की बात होती है, एक एक दो जनों की बात है, जैसे अंकित के कितने मार्क्स है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कभी ग्रुप में एग्रीगेट की बात होती है, साथ में सबके बात होती है। 15 किलोमीटर आज बारिश हुआ नहीं, एवरेज रेनफॉल पता कर लो ऐसा। किसी एक के घर की एफिशिएंसी, सबके घर की एफिशिएंसी, तो ग्रुप होता है डेटा का, एक अकेले अकेले की इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाता है। अब देखो प्लूरल सेंस में है तो यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, इट शुड अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जो कलेक्ट करने का मेथड है वो सही होना चाहिए। कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनकम पता करनी है लोगों की, मैं उनके बच्चों से जाके पूछ रहा हूं, तुमसे पूछो तुम्हारे पापा की इनकम क्या है, तुमको भी एग्जैक्ट पता होगा या नहीं पता होगा, फिर बच्चों से पूछना इतना सही बात नहीं है। यानी कि जो कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट भी सही तरीके से करना है, सही लोगों से करना है। अब मैं कॉफी के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहा हूं टी लवर्स से, तो ये सही बात है क्या? नहीं। तो डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो उसकी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं कि भाई सिगरेट्स का कंजम्पशन अच्छा है या नहीं है, वो पूछने के लिए मैं जाऊंगा कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहा हूं, सही है? नहीं। यानी कि हर एक चीज के ऊपर जो होता है ना प्रॉपर सैंपल आपका बराबर होना चाहिए, सैंपल या सेंसर जो आप कर रहे हो प्रॉपर होना चाहिए, तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये चार उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पांचवा है कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट करना है। तुम नोटिस कर रहे हो ये कैरेक्टरिस्टिक को डेफिनेशन से है, ये जितने पॉइंट्स हैं, जो जितने भी तुम पॉइंट्स पढ़ रहे हो कि भाई एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ये डेफिनेशन में लिखा था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। फिर बोला था अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस लिखा था, ये वहां पे आ गया। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस आ गया। फिर आ रहा है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी आया और उसके बाद तुम लोगों को प्री डिटरमाइंड पर्पस का भी पॉइंट दे दिया। तो जितने ही ये पॉइंटर्स है, फिर देखो स्टैटिस्टिक्स सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए और शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी उसी डेफिनेशन के हम लोगों ने क्या कर लिए, पॉइंटर्स लिखे यहाँ पे। तो अगर डेफिनेशन याद है तो ये पॉइंटर्स भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो टॉपिक बस यही है कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन कर रहे हो तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, स्टैटिस्टिक नंबर ऑफ फैक्ट है। सिंगल आइसोलेटेड फिगर को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते क्योंकि उसमें कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकता, उसमें से कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। जैसे सिंगल फिगर है 50 कार्स इन अ पार्किंग लॉट, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट 20 एसयूवी 18 सेडान 12 हैचबैक पार्किंग लॉट में ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि क्लासिफाइड है, मीनिंगफुल है, कंपेयर कर सकता हूं मैं और कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं मैं। सिंगल फिगर को भी स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं अगर एवरेज या सम ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन है। समझ लो कि एवरेज मार्क्स आया क्लास में तो फिर इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जो भी न्यूमेरिकल फिगर से जो डेटा है ये अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी भी चीज को स्टडी करना, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टडी करना उसके इफेक्ट को जाने बिना या फिर दूसरे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है इस चीज पे, वो बहुत मुश्किल है। तो बहुत इजी जॉब नहीं है ये कि हम इफेक्ट स्टडी कर सके किसी वन फैक्टर का बाकी फैक्टर को इग्नोर करके। जैसे कि डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले डिमांड का एग्जांपल सेट किया कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। तो क्या सिर्फ प्राइस है? नहीं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, इनकम पे भी डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स पे भी डिपेंड करता है। अब तुम लोग थोड़े समय बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स समझोगे, लेकिन ये सारी चीजों पे किसी चीज की डिमांड जो है डिपेंड करती है। तो आपको किसी भी चीज को स्टडी करना है तो सिर्फ एक इकलौता फैक्टर सफिशिएंट नहीं है, आपको सब कुछ इफेक्ट उसके देखने पड़ेंगे। यानी कि जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हो उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस जो है वो समझनी पड़ती है कि उसमें जो अफेक्शन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके सारे फैक्टर्स को भी स्टडी करना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो वही प्लूरल सेंस की बात है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से राइस, वो रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड, मेथड ऑफ कल्टीवेशन सबसे अफेक्ट हो रही है। तो सिर्फ एक चीज को ले लूं अगर मैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सब कुछ लूंगा तो वही वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर हुआ? फिर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए भाई, नंबर में आना चाहिए। ऑनेस्टी का स्टैटिस्टिक ग्राफ दिखो, ऐसा कुछ ग्राफ होता है क्या? तो यानी वैसा कुछ भी नहीं होता जब तक नंबर में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। जैसे ईसा इज टॉलर देन मोदी एंड अनन्या विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, पर जब अगर इसको नंबर में लिखोगे 162 157 145 तभी हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इसको स्टैटिस्टिक्स में नहीं बोलते अनटिल अनलेस आप उसको कोई ना कोई तरीके से क्वांटिफाई कर दो। समझ लो रैंकिंग कर दी, रैंक 1 रैंक 2 कर दिया तो स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप नहीं बोल सकते, मतलब नंबर बिना नहीं है स्टैटिस्टिक्स। फिर जो भी कलेक्शन कर रहे हो उसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होती है जैसे अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स में होती है वो इतनी स्टैटिस्टिक्स में जरूरी नहीं होती है। इसके पीछे का एक कारण भी बताता हूँ।
एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट मैथ अकाउंट में होती है, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, हाई नहीं बोल रहे ना, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो बहुत ज्यादा लोगों से कलेक्ट करते हो, और जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, इतने बड़े डेटास में जो है वो हम नहीं कर सकते। तो प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन कैन बी असीव्ड कि एक जनरल डेटा जो है, एक एप्रोप्रिएट डेटा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी से आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। परफेक्ट नहीं हो सकता पर एक रीजनेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत गंदा क्वालिटी का डेटा नहीं होना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स को प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए हम कलेक्ट करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स को डेटा को कलेक्ट करते हैं कुछ इस चीज के लिए जो हमने पहले से डिसाइड करके रखी है, और हमने जो सोचा है हम उस बेसिस पे करेंगे। अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं है तो वो जो डेटा कलेक्ट होगा वो अनसिस्टमैटिक मैनर का होगा, और हम लोग जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी अवेयरनेस के साथ नहीं करेंगे। तो जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो कंफ्यूजिंग होगा, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर जाएंगे, या फिर वैलिड कंक्लूजंस हम नहीं निकाल पाएंगे। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस रहता है ना अगर, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। और सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए भाई, डेटा कलेक्शन रिलायबल होना चाहिए, डेटा कलेक्शन जो है रिलायबल होना चाहिए, अभी कुछ भी तरीके से डेटा नहीं। अब हाउ डेटा कलेक्शन कैन बी रिलायबल, ये तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स कि कैसे कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है, बट जो भी डेटा कलेक्ट करे वो रिलायबल होना चाहिए, उसका कंक्लूजन अच्छा आना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा आर जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। हमारा क्या एम रहता है कि हम कंपेयर करने वाली चीजों को, हम इसीलिए डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर वो कंपेरेबल नहीं है ना तो गया, उसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आर मेंट फॉर कंपैरिजन ओनली, कि कंपैरिजन करना है। तो अगर वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया है लेकिन कंपैरेबिलिटी नहीं है ना उसके अंदर, तो उसका पूरा पर्पस क्या हो गया, खराब हो गया। समझ गए? बोलो समझे? अब फिर हमारे पास क्या है, सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में होता है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड, एक पूरा प्रोसीजर होता है। अब तो प्लूरल सेंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन की बात कर रहे थे कि डेटा कलेक्ट करना है, पर सिंगुलर सेंस में बोलते हैं नहीं, सिर्फ कलेक्ट नहीं करना है, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रिटेशन करना है। अगर तुम तुम्हारी किताब का इंडेक्स देखते हो ना, तुम्हारी किताब में अगर इंडेक्स देखते हो तो तीसरा चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा है, चौथा चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए सारे मैथमेटिकल मीन मीडियन मोड सब कुछ है। तो यही हमारा पूरा चैप्टर, हमारा पूरा सिलेबस है सिंगुलर सेंस के ऊपर। मतलब हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हमारे पूरी किताब में वो किस पे है, प्लूरल सेंस पे कि सिंगुलर सेंस पे है? तो सिंगुलर सेंस पे है, क्योंकि सिंगुलर सेंस बोलता है स्टैटिस्टिक्स को एक पूरी मेथड, सिंगुलर सेंस पे स्टैटिस्टिक्स को पूरी मेथड के तरीके से डिफाइन किया जाता है कि बोले उसको कलेक्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी है, एनालिसिस भी है, इंटरप्रिटेशन भी है डेटा का। तो COPAI कोपाई, कोपाई, ठीक है, COPAI कोपाई, ये निमोनिक है याद करने का, तुमको ऐसे निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे BST में भी, इकोनॉमिक्स में भी लर्न करने के लिए, तो ये मदद करता है तुमको। फिर सेलिगमैन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है जिसमें मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग सब कुछ होती है टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी, कि मैंने इंक्वायरी किया उसके किसी भी सेक्टर के ऊपर मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये सारी चीजें करूंगा, तो कभी भी मुझे किसी चीज पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे इजीली मिल सकेगी। ये छोटा सा डायग्राम बना दिया बस। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, सबसे मेन और सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसका पर्पस क्या है और उसको किस तरीके से स्टडी करने वाला हूँ। और डेटा जो है हमेशा रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही कलेक्ट करना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज करना, एक बार कलेक्ट कर लिया वो रॉ मटेरियल हो गया, जैसे रॉ डेटा हो गया, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, जो यानी कि उसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओ जिसमें एडिटिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है प्रॉपर, यानी कि टेबल बना दिया, हेडिंग्स डाल दी, सब हेडिंग्स डाल दी, प्रॉपर फ्लो चार्ट जैसा कुछ वैसा हो गया उस तरीके से। उसके बाद फाइनली आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर फाइनल जो आपने एक बार क्लासिफाई किया ना उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो आप अरेंज कर रहे हो कि आगे जाके आप क्या कर सको, उसको प्रेजेंट कर सको। किस फॉर्म में, टेक्स्ट, टेबल, डायग्राम या ग्राफ। डायग्राम भी है बहुत सारे सिलेबस में, ग्राफ भी है बहुत सारे सिलेबस में समझने के लिए, तो ये है पूरा। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है ना वो मैथमेटिकल टेक्निक्स होता है जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आती है, मीन, मीडियन, मोड, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ाया जाता है। कोरिलेशन समझते हैं, रिग्रेशन समझते हैं। कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन तुमको तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, उसके फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, यानी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, कितना ज्यादा दो वेरिएबल रिलेटेड है, वो सब चीजें मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझते हैं। और बाद में इंटरप्रेट करो कि भाई लास्ट स्टेप है इसमें, आप इसमें थिंक करो, आपके स्किल एक्सपीरियंस के हिसाब से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालो और अच्छे से उसको समझो, बस। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है, ये उसका डिफरेंस बिटवीन है। फंक्शन क्या है?
स्टैटिस्टिक्स जो है, अब सिंगुलर सेंस के पीओवी से हल्का फुल्का समझना, हम इतना सारा स्टेप कर रहे हैं, इसका क्या एक काम हुआ कि भाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट क्या हो गए, सिंपलीफाई हो गए, कि भाई बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एक जन को बहुत सारा डेटा पढ़ना, पर स्टैटिस्टिकल मेथड से वो डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि वो सिंपल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे आप ग्राफ बनाते हो और मीडियन निकालते हो, मीन निकालते हो, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। आम आदमी के लिए जो है किसी भी ले पर्सन वर्ड आता है, ले पर्सन के लिए, मतलब आम आदमी के लिए किसी भी इस डेटा को समझना बहुत मुश्किल है। अगर उसको ग्राफ बना के दे दोगे, मीन मीडियन मोड दे दोगे, जैसे तुम लोग को 5 टेबल वो समरी करते थे ना, तो वो क्या था, वो यही था, स्टैटिस्टिक्स ही था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं और फिर ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कोई नॉर्मल आदमी चीजों को एनालाइज कर सके। फिर फैक्ट को डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए कैसे, क्वांटिटेटिव फैक्ट को हम इजीली समझ सकते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, नॉर्मली जनरलाइज्ड फैक्ट को प्रेजेंट करता है एक डेफिनेट फॉर्म में, जिससे वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है और जल्दी हम मान लेते हैं। अब मैं तुमको आके बोलूंगा कि पेट्रोल के प्राइस में 200% राइज हुआ है पिछले 10 साल में, तुम बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये ग्राफ बना के दिखा दूं, 2 बार ग्राफ दिखा दूं कि एक पिछले 10 साल पहले का प्राइस इधर है तो 10 साल बाद का प्राइस इधर है, तो तुम बोलोगे हाँ डबल हो गया। यानी कि स्टैटिस्टिक्स से किसी को कन्विंस करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि डेफिनाइट फॉर्म में जो है डेटा प्रेजेंट होता है, तो किसी को भी समझाना बनाना बहुत ज्यादा आसान है। फिर कंपैरिजन करना, सबसे मेन तो यही है कि स्टैटिस्टिक्स से जो है आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो। सबसे मेन फंक्शन ही का स्टैटिस्टिक्स का क्या है, कंपैरिजन, है ना। हमको सिर्फ फिगर नहीं लिखने, हमको उनका मीनिंग भी निकालना है। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री मे नॉट बी ऑफ मच यूज अनलेस वी नो द पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, है ना। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जानने से कुछ नहीं होगा जब तक डेवलप कंट्री की पर कैपिटा इनकम नहीं जानोगे। क्यों, तब तुम कंपेयर कर पाओगे, तब तुम डिसीजन ले पाओगे, तब तुमको जो नेसेसरी एक्शन लेने होंगे वो तुम ले पाओगे। तो यानी कंपैरिजन मेन फीचर है जो स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है। और स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में मदद करता है। क्या मतलब होता है ये, इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर के बीच में, और इंटरटेम्पोरल मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में, समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों का मैं देख रहा हूँ इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन करूँ तो 11th के ये मार्क्स है, 12th के ये मार्क्स है, 9th के ये मार्क्स है, 10th के ये मार्क्स है। और अगर इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन बताऊँ तो 11th के जून में ये मार्क्स है, जुलाई में ये मार्क्स है, अगस्त में ये मार्क्स है, सितंबर में अलग मार्क्स है, समझे। तो इंटरसेक्टोरल में अलग अलग सेक्टर के मार्क्स का कंपैरिजन होता है, इंटरटेम्पोरल में सेम सेक्टर हो सकता है जिसका अलग अलग टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। डेटा को कंपेयर करने के लिए एवरेज, रेट, परसेंटेज, रेशियो, इन सब का हम यूज करते हैं। और क्या इसका इंपॉर्टेंस है भाई कि ये प्लानिंग करने में मदद करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है। जो इसके आखिरी स्टेप है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, तो मैं प्लान कर सकता हूँ अब मुझे क्या करना है, पॉलिसी बना सकता हूँ अब क्या करना है। तो जब तक एनालाइज इंटरप्रेट नहीं करूंगा डेटा का तो उसकी वजह तब तक मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स हमें जो है एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने में मदद करता है, कंक्लूजन निकालने में मदद करता है, जिससे हम लोग जो है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके। 5 टेबल समरी में जब तक वो IQR और सब कुछ मैं कंपेयर नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ पता नहीं कर सकता। तो सब कुछ अगर मैं कंपेयर कर लूं उसके बाद हम देख सकते हैं ना कि जैसे बॉयज और गर्ल्स का है तो गर्ल्स आर बेटर इन सम थिंग्स गुड, तो वो ले सकते हैं वैसा बाजू में। तो यानी कि प्लानिंग, पॉलिसी, फॉर्मुलेशन में बदलता है। फोरकास्टिंग करना ये बहुत अच्छा फीचर है। आज के स्टैटिस्टिकल ट्रेंड को देखकर आगे का प्रेडिक्शन करना ही क्या कहलाता है, फोरकास्टिंग कहलाता है। तो अभी देखो नॉर्मली हमारा कोई भी बिजनेस जो होता है वो फुल ऑफ रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज होता है। तो करेक्ट फोरकास्टिंग जो होती है ना वो अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने में जो है बहुत ज्यादा मदद करती है। तो स्टैटिस्टिकल टूल जैसे इंटरप्रिटेशन हुआ, एक सबसे जोरदार हुआ टाइम सीरीज एनालिसिस। जब तुम कॉलेज में आ जाओगे ना तब इसका बहुत बड़ा चैप्टर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस का, वेरियस मेथड 6-7 मेथड्स टाइम सीरीज एनालिसिस का। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और छठा और आखिरी नहीं है, बहुत है, 7वां है, चलो फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आईवी वाले हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, कोई असम्पशन वाला स्टेटमेंट लिख दिया कि आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आपका फ्यूचर जो है, आपके फ्यूचर में आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी मेरा ऐसा हाइपोथेसिस हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन हो सकता है कि मेरे पास अगले साल इतने बच्चे होंगे। तो यानी कि वो जो है फॉर्मूलेट और टेस्टिंग करने में भी मदद करता है। अब ऐवे तो नहीं बोल सकता ना कि मेरे पास 11 CPSE में अगले साल 50 बच्चे होंगे, ये लॉजिकल बात लगती है नहीं। पर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड में देखूंगा अगर तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगले साल जो है 7 से 8 बच्चे होंगे ट्रेंड के हिसाब से। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉर्मुलेशन में मदद करता है, हाइपोथेसिस बनाने में, और इवन उसको टेस्ट करने में भी मदद करता है, उसके भी मेथड्स होती हैं।
वो सब कॉलेज लेवल में आके तुम लोग पढ़ते हो। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ना, उसका पूरा मेथड होता है, उसके ऊपर भी मैथमेटिकल्स सारा कुछ होता है, जेड टेबल आता है, सब कुछ होता है, यानी ये कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ते हो उसके मैथमेटिकल। और टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, स्टैटिस्टिक्स से लोगों को क्या पता चलता है, लॉजिकल चीजें पता चलती है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। हाँ सर इसमें सब में पॉइंट्स है। मैं बोलूं, ये जो रेड वाले हेड पॉइंट है ना, सिर्फ वो याद करो, अंदर का मन से बनाना, रीड कर लो। हाँ ये मेहनत है, ये मेहनत है, ये मेहनत तो पूरे 11th-12th में, ये थोड़ा मेहनत वाला है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अभी तुम लोगों के पास टाइम अच्छा है, तो तुम लोग, तेरी स्कूल कब से 11 से चालू हो रही है ना, तो अभी समय अच्छा है, इस पीरियड में तुम लोग अच्छे से लर्निंग निपटा लो, क्योंकि तुम थोड़े ऑलरेडी भी बैक हो। और सीबीएसई में ओरल सिस्टम थोड़ा कंपलसरी है ना, डोंट तो वरी, आपने बहुत अच्छे से हमें करवा ट्रेन कर दिया है, सारी की ओरल तो देना है ज्यादा। तुम लोग का तो ये ओरल हुई क्या ना, तेरा हुआ है ओरल पहला। तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड, ऑफ स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस जो है अलग अलग फील्ड में, इकोनॉमिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में भी इसका इंपॉर्टेंस है, और गवर्नमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंस है। हर एक में कैसे इंपॉर्टेंस है वही अब हमें समझना है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है ना इंडिस्पेंसेबल टूल है। इंडिस्पेंसेबल टूल मतलब एक ऐसा टूल है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, हटा नहीं सकते उसको, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्ट जो होते हैं ना, वो हम न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, हर एक चीज को हम डेटा में रख सकते हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें होती है मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इन प्रॉब्लम्स को मदद करने में, स्टडी करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब इकोनॉमिक्स में कैसे मदद करता है, स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है समझने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करने में। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्पैरिटी, वेल्थ, ये सारी चीजों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है वो स्टैटिस्टिक्स हमें पता करने में मदद करता है, और उसको सॉल्व करने के लिए भी तरीके जो है हमें स्टैटिस्टिक्स से ही समझ आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, ये सारी चीजें होती है। तो इनमें जो है इनकी स्टडी करना भी जो है बहुत जरूरी है। मोनोपोली એટલે अगर फॉर एग्जांपल एक अकेला ही बंदा सब कुछ कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल पीएनटी के अलावा ट्यूशन ही नहीं है, तो इट इज मोनोपोली। और लेट्स से आईबी में, आईबी के अंदर देयर आर वेरी लेस ट्यूशंस, 4-5 ट्यूशन के अलावा कुछ ऐसा अच्छा ट्यूशन है ही नहीं, तो दैट इज ओलिगोपोली, जहाँ पे बहुत फ्यू कॉम्पिटिटर है। और इन सीबीएसई परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन है ऐसा। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ क्या होते हैं, मार्केट होते हैं। तो स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को भी करने में मदद आती है कि परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इन सबको स्टडी करने में, मार्केट प्राइस को कंपेयर करने में, किसी फर्म का कॉस्ट प्रॉफिट जानने के लिए, इंटर सेक्टोरल, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। और मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करवाता है, हर एक चीज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और उसी का मैथ्स निकालना ही स्टैटिस्टिक्स है कि प्राइस कितना चेंज हुआ, कितना डिमांड करने पे कितना प्राइस चेंज होगा, तो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप आ गया मैथ के टर्म्स में कि अगर मैं डिमांड इतने से बढ़ाता हूँ तो प्राइस मेरी लगता है इतने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ये सारी कहानी जो है ये मदद करता है। और इकोनॉमिक के लॉस बनाने में मदद करता है, लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसके अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, यानी ये जो लॉज है स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही बने। तो लॉ बनाने में मदद करता है, इकोनॉमिक अलग अलग कांसेप्ट के, अलग अलग इकोनॉमिक कांसेप्ट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। जैसे ट्रेंड सीरीज एनालिसिस है, तो वो स्टडी करता है प्राइस को, प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, मनी सर्कुलेशन को, बैंक डिपॉजिट क्लियरिंग को, ये सारी चीजों को स्टडी करने में मदद मिलती है। और प्राइस एनालिसिस सबसे मेन इसमें यही होता है, प्राइस थ्योरी बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस होती है कि हमें स्टैटिस्टिक्स से ये मदद करता है कि भाई प्राइसिंग किस तरीके से करनी है, प्राइस के ट्रेंड कैसे हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कैसे अफेक्ट करता है, ऐसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लास चालू किया, तुम्हारे 11th सीपीएसई का जितना फीस डिटरमाइन किया है वो फीस के पीछे स्टैटिस्टिक्स लगाइए। कैसी स्टैटिस्टिक्स लगाई है, पहले मार्केट का ट्रेंड जाना, मार्केट का ट्रेंड जाना, मार्केट के ट्रेंड में देखा कि उस ट्रेंड की फैसिलिटीज क्या है। अब हमने कंपेयर किया कि हम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे वो अगर उससे ज्यादा है तो वो ट्रेंड की उतनी फीस तो हमारी हाई होनी चाहिए, और अगर उतनी हम नहीं कर पा रहे कम है तो उससे लो होनी चाहिए, उतनी कर रहे तो सिमिलर होनी चाहिए। ये कंपैरिजन, ये एनालिसिस, ये कैसे आएगा, स्टैटिस्टिक्स से आएगा। अब अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है मार्केट की फीस का, क्या कर लूंगा? तो यानी कि प्राइसिंग में भी बहुत मदद करता है। ये तो मैंने तुमको फी का एग्जांपल दिया, कोई प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, मैं समझ लो कि शर्ट का चालू कर दिया ब्रांड मैंने, अब प्राइस कितना रखूं, तो देखना पड़ेगा ना भाई कंपनी कितनी स्टैंड कर रही है और मटेरियल कैसे यूज कर रहा है, कितने मटेरियल का कितना पैसा है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्राइस होता है। तो यानी प्राइसिंग में भी स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत मदद करता है। और प्राइसिंग सही होगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, वरना इन्फ्लेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में प्राइस सेट कर देगा स्टैटिस्टिक्स, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। समझे?
ये इकोनॉमिक्स में कैसे इंपॉर्टेंस है। फिर आता है कि भाई बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंस करता है। सबसे मेन तो बिजनेस यूनिट ही एस्टेब्लिश करने में स्टैटिस्टिक्स का रोल है। लोकेशन क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, हम जिस फील्ड में उतरे वहाँ की मार्केट साइज कितनी है, रॉ मटेरियल कितने अवेलेबल है, टैक्स कितना भरना पड़ेगा, ये सारे डिसीजन लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स ही तो मदद करता है। ये डेटा नहीं होंगे मेरे पास, मैं क्या करूंगा। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, जैसे कि एक पायलट सर्वे होता है, कंज्यूमर की हैबिट समझना है, परचेसिंग पावर समझना है, प्राइसिंग समझना है, दूसरे कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर बाकी लोगों से आगे जाना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी मदद भी कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है। फिर फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अप्रैल में ही डिसाइड कर लिया था कि जून में हम लोग को 5वीं क्लास देनी पड़ेगी, और हम लोगों ने जून आया और हमारी 5वीं क्लास रेडी हो गई और हमें अब नीड भी उस क्लास की। तो ये क्या किया हम लोगों ने, फोरकास्टिंग की, एस्टिमेशन किया, आगे जाके कितनी नीड होगी, हमें पता था हमारे एमआईपी में ज्यादा इंक्वायरी आएगी, ऐसा ही हुआ। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये ट्रेंड पे बेस्ड होता है, ये एकदम से असम्पशन नहीं कर सकते हम लोग। हाँ ये ट्रेंड होते हैं कि भाई हाँ इतने पीरियड में इतना बढ़ रहा है, ग्राफ उतना बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि आगे भी नॉर्मल केसेस में बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैटिस्टिक्स। डिमांड एस्टिमेट करने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, डिमांड सप्लाई मैच करना पड़ता है। कभी भी जितनी डिमांड हो आप सप्लाई उतनी रेडी रखो, और डिमांड ही नहीं है मेरे पास, स्टॉक ज्यादा रह जाएगा, सप्लाई रह जाएगी। तो यानी कि डिमांड सप्लाई मैच करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। देखा जाता है कि भाई शॉर्टेज ना हो, ना ही बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाए। शॉर्टेज होगा, अब मेरे पास बहुत इंक्वायरी आ रही है, मेरे बिठाने की जगह ही नहीं है, मेरे कस्टमर लूज हो गए, अब वो तो कहीं और चले जाएंगे। और यही अगर मेरे पास सरप्लस है, जगह ही नहीं है लेकिन लोग ही नहीं है बैठने के लिए, तो वेस्टेज हो गया रिसोर्सेज का। तो कभी भी प्रोडक्शन प्लानिंग जो होती है बहुत सोच के करनी पड़ती है, और ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है जिसमें डिमांड और सप्लाई क्या करे, मैच करे, कि जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई में मेंटेन करके रख सकूं, जिससे स्मूथ बिजनेस चले। तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है, जैसे कंट्रोल चार्ट का प्रिपरेशन करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आगे जाके कॉलेज लेवल पे देयर आर प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, तो वो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रहता है। फिर अकाउंट राइटिंग एंड ऑडिटिंग, इसके बिना हो सकता है क्या स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स के बिना सॉरी अकाउंट हो सकता है क्या? डेटा ही नहीं हो तो कर ही नहीं सकता। बिजनेस में रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन सबको समराइज करना है, एवरेज से, रेशियो से, परसेंटेज से, तो स्टैटिस्टिकल मेथड से कॉस्ट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मदद, ये सब पता चलेगा। तो हमें ये भी आइडिया लगेगा कितना इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में करना है, कितना इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में नहीं करना है, वो सब कुछ पता चलेगा। फिर है तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट का रोल समय के साथ साथ बहुत बढ़ रहा है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हम लोग का मेंटेन रहे और मैनेजमेंट प्रॉपर्ली रहे। तो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस, ये सबको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यूज करती है जिससे इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके और डिटरमाइन कर सके कि जो कंट्री है, नेशन है, उसका ग्रोथ रेट बराबर है या नहीं है, कि नेशन प्रॉपर्ली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है, वो हमें डेटा दे दिया अबाउट द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, तो हमें पता चलेगा कि भाई टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितने लगाने हैं। अगर लोग मेरे कैपेबल ही नहीं है इतना पेमेंट करने के, तो मेरा टैक्स का स्लैब अगर बहुत ज्यादा होगा तो मतलब है। अब जैसे लग्जरियस आइटम पे मैं 28% जीएसटी दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल आइटम में 28% डाल दूंगा, तो क्या इट इज गुड इंडिया जैसी कंट्री के लिए? नहीं ना। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए इतना ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में गरीब लोग ज्यादा है, यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे टैक्स स्लैब को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यही तुम बाहर के डेवलप कंट्री में देखोगे ना, देयर इज अ वेरी हाई टैक्स स्लैब, लोग बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं एक्चुअली में। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी हाई है, पर बाहर के भी लोग अति टैक्स देते हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। अब पाकिस्तान वालों पे मैं टैक्स लगाऊं अगर, कोई मतलब वाली बात है? कोई मतलब वाली बात नहीं है। यानी कि ये सारी बातें जो है देखनी पड़ती है। डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, तो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप जो है उन लोगों को भी हम लोगों को ऐसे एनालिसिस करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सब कुछ कंक्लूजन करना पड़ता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस था इकोनॉमिक्स, बिजनेस और गवर्नमेंट में। आखिरी टॉपिक, डोंट वरी, छुट्टी कर रहा हूं उसके बाद। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, भाई स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव चीजों को तो देखती ही नहीं है ना, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारी बातों को देख रही है? नहीं देख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी? स्टैटिस्टिक्स की, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसको वो ऑब्जर्व नहीं करता है। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ, अब ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव मेजर ही नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स के फॉर्म में मेजर ही नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता है। शुरुआत से हम देख रहे हैं, मेरे कितने मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, मेरी क्लास का एवरेज कितना है उससे मतलब है, यानी कि इंडिविजुअल के साथ ये डील ही नहीं करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और स्टैटिस्टिक्स मिसयूज कर सकते हैं, अगर सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया, गलत डेटा, गलत इंटरप्रिटेशन, लोचा ही लोचा हो जाएगा, गलत कंक्लूजन निकल जाएगा।
यानी कि मिसयूज हो सकता है, शायद करेक्ट गलत तरीके से हुआ, इग्नोरेंस की वजह से हुआ, जो भी हुआ, तो ये सारे क्या है लिमिटेशन है। और स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, एवरेज की ही बात अच्छी होती है इसमें, और कुछ इसमें बात ही नहीं होती। जो भी डेटा होता है ऑन एन एवरेज होता है। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है अगर मैं एवरेज में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसमें अंबानी का भी काउंट हुआ है और गरीब लोगों का भी काउंट हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम आया 40,000 रुपए। मेरी इनकम तो है ही नहीं, या मेरी इनकम इतनी कम है ही नहीं, दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। तो एवरेज पे ही बात होती है और एवरेज हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल तुम 5 जन हो, समझ लो कि भाई तुम दोनों के 90 मार्क्स आ गए, तुम लोगों के 50 मार्क्स दिए 100 में से, तो एक एग्जांपल ले लो, तो यानी तुम एवरेज जो है क्लास का कितना बना, एवरेज क्लास का बना 70, तो क्या तुम लोग 70 वाले बच्चे हो, क्या ये लोग 70 वाले बच्चे हैं? नहीं, मतलब कि एवरेज जो है ना वो उस पे बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स, और एवरेज बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और स्टैटिस्टिक्स के लॉज भी एग्जैक्ट नहीं है, मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं नेचर में। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्रॉक्सीमेटल होता है, एग्जैक्ट चीजें नहीं होती है, और ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे मैंने तुमको बताया टाइम सीरीज एनालिसिस 6 पेज का सॉल्यूशन होता है, पूरा पैराबोला की इक्वेशन बनती है उसके अंदर। तुम सोचो मैं बिजनेस में मेरा आगे का डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ये आगे जाके पढ़ते हैं। तो अगर मेरे को मेरे बिजनेस का फोरकास्टिंग करना है मार्केट के ट्रेंड्स को देखकर, तुमको क्या लगता है मेरे जैसा आदमी कर पाएगा? मतलब मैं तो कर पाऊंगा, लेकिन कोई नॉर्मल बिजनेसमैन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ तुम भी कर पाओगे, लेकिन ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं है ना कि भाई पॉसिबल यूज उसका जो है एक्सपर्ट ही कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। और स्टैटिस्टिकल डेटा जो है एक लिमिटेशन है कि डेटा पक्का से पक्का यूनिफॉर्म होमोजेनस होना चाहिए, कि मैं देख रहा हूँ भाई बच्चे कितने होशियार है, एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा हूँ, तुम लोगों को ले लिया और 7th वालों को ले लिया, डेफिनेटली 7th वाले जीत जाएंगे। तो मतलब की कहानी क्या है? अरे मतलब उनके सब्जेक्ट का मैथ ले रहा हूँ ना मैं, यार तुम बुरा क्यों मान रहे हो? टेस्ट काम बनाओगे तो वो जीतेंगे। तो यानी कि इनमें यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजेनियस डेटा होना चाहिए। अगर डेटा सही तरीके का नहीं है ना तो वो बराबर नहीं है। हेटेरोजेनियस डेटा किसको बोलते हैं? जो कंपैरेबल नहीं है, जिसको कंपेयर नहीं कर सकते। होमोजेनियस यानी सिमिलर तरीके के जिसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी डेटा वैसे ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा क्लैरिटी दिया कंपैरिजन को लेके। मेरे मन में भी अभी हेटेरोजेनियस होमोजेनियस आया सॉल्यूशन। फिर स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही तरीका है प्रॉब्लम स्टडी करने का। प्रॉब्लम को स्टडी करने का एक्चुअली हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है। यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या बता रहा है? देखो स्टैटिस्टिकल मेथड आर ओनली मीन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सिर्फ समझ पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करूँ वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता है। स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा प्रॉब्लम हो गया। सॉल्विंग इज नॉट फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज ओनली अ मींस नॉट द एंड। मतलब स्टैटिस्टिक्स एक जरिया है गलतियां पता करने का और प्रॉब्लम पता करने का, लेकिन उसको सुधारने का कुछ भी वहाँ पे पॉइंट नहीं है। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे बायसनेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ फॉर द पीपल जो कि अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मेरे फेवरेट स्टूडेंट से जाके अगर पूछूं सर तो ये सही चीज़ है? नहीं। और किसको पता चल रहा है कि मेरे को मेरे फेवरेट कौन है कौन नहीं? तो ये डिस्ट्रस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एक बायसनेस हो रही है, एक वो बोलते हैं प्रिजुडाइज बोल रहे हैं, तो प्रिजुडाइज हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स में। यानी कि जो भी मेथड और स्टेटमेंट है ना ये इतना बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रस्ट हो ही जाता है, थोड़ा रिलायबल कम होता है, थोड़ा यूजफुलनेस कम ही रहता है। और अगर प्रॉपर टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप यूज नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो द रीजन फॉर द डिस्ट्रस्ट इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल बाय अनस्क्रपुलस, इररिस्पांसिबल, इनएक्सपीरियंस्ड, डिसऑनेस्ट पर्सन, फलाना ढिकाना। क्यों होता है डिस्ट्रस्ट? इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेथड। सबसे पहला रीजन आता नहीं है स्टैटिस्टिक्स करना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। सबसे मेन मेथड यही है कि स्टैटिस्टिक्स इतना सिंपल है नहीं। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर तो आएगा लेकिन लॉजिकल नहीं आएगा। तो सबसे मेन मेथड यही है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, अनरियलिस्टिक असम्पशन। अब जब तुम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे जो कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से है, राइट? अभी हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स के पहले पॉइंट में हमने देखा था। तो लॉ ऑफ डिमांड है, वो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और डिमांड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। एक्चुअल में होता है कैसा? अदर फैक्टर मतलब इनकम, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें क्या कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं। तो असम्पशंस पे बेस्ड है, तो प्रॉब्लम है। तो असम्पशन पे बेस्ड है और गलत तरीके से यूज करना, लिमिटेशंस का ध्यान नहीं रखना, मेथड का एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करना, ये सब प्रॉब्लम है। डिस्ट्रस्ट कैसे हटा सकते हो? लिमिटेशंस को माइंड में रखो, एक्सपर्ट से स्टैटिस्टिक्स करवाओ और पूरा केयरफुल इंक्वायरी करने के बाद डेटा को यूज करो कि डेटा रिलायबल सोर्स से है या नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं है। और डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हो तो केयर और कॉशन रखना, और यूजर शुड बी इम्पार्शियल, बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमने इतना समझा कि भाई
फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, उसकी टेक्निक्स को हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो उसको यूज करो इस तरीके से कि सोसाइटी का बेटरमेंट हो। अब जैसे कि नाइफ है तो उसको किसी का गला काटने के लिए यूज मत करना, फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करने के लिए यूज करना। ये कोई मेरा लेम एग्जांपल नहीं, वहां पे लिखा है। तो नाइफ है किसी का गला काटने के लिए यूज मत करना, फ्रूट्स और वेजिटेबल काटने के लिए यूज करना, क्योंकि फॉल्ट नाइफ के साथ नहीं है पर उस पर्सन के साथ है तो उसको हैंडल करना है। तो वैसे ही मुझे एग्जांपल बहुत पसंद आया, लेकिन वैसे ही स्टैटिस्टिशियन जो है ना वो डेटा को मिसयूज कर रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स की गलती नहीं है, स्टैटिस्टिशियन की गलती है डेटा को सही तरीके से यूज करना। तो हमारे 2 चैप्टर की समाप्ति हो गई। अब मुझे ये मत पूछना